हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। तो गाइस, नेशनल इनकम खत्म हो चुका है। अब नंबर आने वाला है हमारे नेक्स्ट चैप्टर का, जो हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बेटा मनी एंड बैंकिंग। एग्जैक्टली सही सुना बेटा। हम लोग अपनी लास्ट क्लास में अपने नेशनल इनकम वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल पोर्शन, उसके थ्योरेटिकल पार्ट सब हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है कि नेशनल इनकम करने के बाद में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस इज मनी एंड बैंकिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और रियल में इसका एग्जिस्टेंस वैसा ही है जैसा हम अपनी इकोनॉमी में देखते आए हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब, चैप्टर को सिर्फ चैप्टर मत समझो, रियलिटी में जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट हमारे पास में बेटा, सुनना ध्यान से, सुनते रहो, फिर नोटिंग करनी है। ये पार्ट हमारे पास में दो पार्ट में कवर होता है। चैप्टर हमारे पास में पहला है मनी के रिगार्डिंग। तो शुरुआत में हमारी जो क्लासेस रहने वाली हैं इसके ऊपर, वो रहने वाली है मनी के बारे में, पैसे के बारे में बातें करने वाले हैं। तो मनी का स्ट्रक्चर कैसा है, रिमेंबर फंक्शन कौन से हैं, बार्टर सिस्टम क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, ये बातें हम करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। जैसे ही पार्ट खत्म होगा फिर नंबर आएगा उस पार्ट का, तो कि साक्षात हमारी आंखों के सामने हमें हर दिन देखने को मिलता है, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स अथॉरिटी, रिमेंबर द एपेक्स बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, उनके फंक्शंस की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आएगा क्रेडिट क्रिएशन, और तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। मतलब इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप लोग पढ़ने वाले हैं। आई स्टार्ट करते हैं। तो लिसन टू मी गाइस, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट मी शो यू। उसके बाद में हम नोट्स बनाना चालू करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्लास का ऐसे रहने वाला है, बता रहा हूं इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में, हम बात करेंगे, मैंने बोला आपको भाई, डेफिनेशन की बात करेंगे और फंक्शंस की बात करेंगे मनी के बारे में। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवोल्व कैसे हुआ। एक टाइम पर ऐसा वक्त था जब आपके पास में इंडिया में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाया करता था। तब से लेके आज तक की हम बात करेंगे कि कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ। फिर हम बात करेंगे भैया जी ड्रॉबैक सिस्टम, किसका, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक, कौन कौन सी कमियां थी बार्टर सिस्टम जिसकी वजह से मनी को इवोल्व किया गया, रिमेंबर। फिर हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। हमारे पॉइंट से, एग्जामिनेशन पॉइंट से, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बताना चाहूं तो सिर्फ ये आपके पास में इस लेवल पे ही काम नहीं आएगा, जब तक अपने आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और जहां जहां मनी की बात आएगी वहां पर वही डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट चलेगा जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की, आरबीआई की, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। रिमेंबर, हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट इस टॉपिक के अंदर। एक तो आपके पास में कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, दूसरा कौन सा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, और सबसे बड़ा क्रेडिट क्रिएशन। ये मान के चलना इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है, आएगा ही आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो फर्स्ट पार्ट में पिक कर रहा हूं मनी, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस के बारे में। इन दोनों टॉपिक को साथ पिक करने वाला हूं। आओ भैया लिखना चालू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो ये हेडिंग बनाइए बेटा, विल स्टार्ट विद द वर्ड, यहां से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड मनी। किसे कहते हैं, पैसे का मतलब क्या है। अब बताओ, क्या पैसे को डिफाइन कर सकते हो, बताओ, सोचो, गेस करो। क्या मनी को आप लोग डिफाइन कर सकते हो? हाँ हम कर सकते हैं, करो फिर क्या होता है। क्या मनी, एक बार बताना, टेल मी प्लीज, टेल मी, सुनना ध्यान से। यहां मैं इसकी एक लाइन दो लाइन लिखवाने वाला हूं, रिप्लाई करना मुझे। क्या मनी का मतलब वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्या जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है इंडिया के अंदर? सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला बेटा कि आज मुझे बताओ, आप जब भी कोई गुड्स सर्विसेज परचेज करते हो, कोई गुड्स खरीदते हो, कोई सर्विस लेते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको वो गुड्स या सर्विस किसके बदले दे देगा। मतलब आपका एक्सचेंज प्रोसेस, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, और क्या सामने वाला व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है या नहीं है। ओके, पॉसिबली अगर मान लो मैं कहता हूं मैं गाड़ी खरीदने गया और मेरे पास घोड़ा है घर पे, एग्जांपल आई हैव ए हॉर्स, और दूसरे पर्सन से गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, तो क्या मैं बोलूं घोड़ा ले लो गाड़ी दे दो? क्या वहां पर ये एक्सचेंज प्रोसेस होगा ही होगा? इज इट श्योर? आंसर इज नो गाइस। और यही कमियां थी बार्टर सिस्टम की, जो हम बनती है हमारे पास में डेफिनेशन फंक्शन ऑफ मनी। आई स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। तो नोट करो बेटा, लिखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, मनी का मीनिंग क्या होता है, लिखो, नोट करना चालू करो यहीं से। सुनो, मनी रेफर्स टू, लिखो, द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला? द कॉमन
कॉमन, ये कॉमनली बोल सकता हूं, द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम। लिखते रहो, मीनिंग समझाऊंगा पूरा। कंसेप्ट वैसे ही करेंगे, हर चीज समझ के करेंगे, हर चीज का रीजन दूंगा आपको मैं। लिखो, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम। किस चीज का मीडियम है? ऑफ एक्सचेंज, लेन देन की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली द वर्ड एक्सचेंज इन इकोनॉमिक सेंस का मीनिंग क्या होता है? बताओ, सोचो। द वर्ड एक्सचेंज मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज का मीनिंग होता है बेटा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट मींस दैट बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम बात कर रहे होते हैं गुड्स सर्विसेज के बाइंग और खरीदने और बेचने को लेके, तो उसे एक्सचेंज प्रोसेस कहा जाता है। उसे एक्सचेंज प्रोसेस कहा जाता है। और उसी एक्सचेंज प्रोसेस को कैसे फुलफिल किया जाएगा? द आंसर इज उस कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम से। मतलब कॉमन का मतलब समझते हो क्या? देखो, रट्टा मारना बंद करो। है छोटी सी डेफिनेशन, अक्सर बच्चे लोग याद कर लेते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम एक्सचेंज। नो, समझ के पढ़ो, पूरा मीनिंग छिपा है इसके अंदर। तो मैंने वर्ड बताया, एक्सचेंज का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज प्रोसेस। रिमेंबर, वर्ड है कॉमनली एक्सेप्टेड। एक ऐसा मीडियम बोलूं तो आई कैन यूज द वर्ड इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे लोग इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है, फ्रीडम नहीं है। इसमें मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दूंगा अभी इसके ऊपर, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो क्या बोला? कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम एक्सचेंज, दैट मींस, कहने का मतलब जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है वो पर्सन, और जो उन्हें खरीद रहा है बायर, वो पर्सन, सारे के सारे लोग जो एक्सचेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, बाइंग में बायर, सेलिंग में सेलर या आई कैन यूज द वर्ड सप्लायर। तो गाइस, वो दोनों के दोनों लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है। क्योंकि रीजन ध्यान रखना, एक वर्ड होता है लीगल टेंडर ऑफ मनी। एक वर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लीगल टेंडर। मैं यूज कर रहा हूं, वर्ड सुनना ध्यान से, लीगल टेंडर। द वर्ड लीगल टेंडर का मतलब होता है बेटा कि लॉ के थ्रू लीगली आप लोग बाउंड हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए। इट इज नॉट योर चॉइस, इट्स नॉट योर चॉइस कि मर्जी है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नो, आंसर इज नो गाइस, इट इज नॉट योर चॉइस। यू आर बाउंड, यू आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट मनी। दैट इज द रीजन मनी इज टर्म्ड एज द लीगल टेंडर ऑफ मनी। सर एग्जांपल देने वाले थे आप? हाँ, देता हूं एग्जांपल। पता है आपको कुछ टाइम पहले क्या हुआ? कुछ साल पहले की बता रहा हूं, अभी तो मैं, अभी भी ये चीज चलती आती है। एक ना कॉइन आता है, कॉइन, रिमेंबर? एक 10 रुपए का कॉइन मार्केट में चल रहा है, रिमेंबर? हम आता है, सर 10 रुपए का कॉइन है। एग्जाम्पल, 2 कॉइन मिलते हैं, एक में 10 रुपए जो 10 लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है, रिमेंबर? एक में पूरे बैक के ऊपर 10 लिखा हुआ है। देखा आप लोगों ने वो कॉइन? देखा होगा। इवन मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, लोग इस 10 रुपए के कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं भैया ये वाला जो कॉइन है ये फेक है। सुनना, ये वाला जो कॉइन है फेक है, ये वाला ओरिजिनल है। अब कोई पूछे उनसे, क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर कॉइन्स को जब बनाया गया तो उसके बाद में ये वाला ओरिजिनल बनाया गया, नकली भी बनाया गया? आंसर इज नो गाइस। वो 10 रुपीज वाला कॉइन भी आपका लीगल टेंडर ही है, लीगल टेंडर ही है। आज कोई पर्सन मना करता है, इवन ऐसा एक कहानी, एक अभी कंडीशन पीछे हुई थी, राजस्थान में प्लेस है सीकर, रिमेंबर? वहां पे कहानी हुई कि वहां पर किसी पर्सन ने इस 10 रुपीज वाले कॉइन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। एक बायर, एक पर्सन पेमेंट कर रहा था, उसने डिनाई कर दिया कि ये तो नकली है। और फाइनली पता क्या हुआ जानते हो? उस पर्टिकुलर सप्लायर की, सेलर की लाइसेंस छिन गया, जैसे ही दूसरे पर्सन ने केस फाइल किया उसके ऊपर। तो याद रखना गाइस, इंडिया के अंदर जो करेंसीज के मोड आरबीआई ने डिफाइन किए हुए हैं, आरबीआई ने जिन्हें लीगल टेंडर डिक्लेयर किया हुआ है, उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट डिनाई, आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं गाइस द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो याद रखना, नंबर 1 इज द फर्स्ट डेफिनेशन। एंड अगर आपको डेफिनेशन याद रखनी है मनी की, आप यही याद रखिए। चले आगे बढ़े। तो ये डेफिनेशन ऑफ मनी कौन सी? कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है, इवन यू एंड मी ऑल्सो। पहला पॉइंट। दूसरा, इसी में लिखवाता हूं, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या यही मनी है जो कि एक्सचेंज प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है? द वर्ड फैसिलिटेट्स, इट मींस बढ़ावा देता है। एक्सचेंज प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, एक्सचेंज प्रोसेस कैसे सक्सेसफुल हो पा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? लिख लो, आई कैन यूज द वर्ड और। मनी क्या है? मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट, मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है, क्या करता है?
विच फैसिलिटेट्स, जो बढ़ावा देता है, विच फैसिलिटेट्स, क्या बोलते हैं, विच फैसिलिटेट, बढ़ावा देता है क्या, किसको, एक्सचेंज प्रोसेस, जो हमारा लेन देन का प्रोसेस है उसको बढ़ावा देता है कौन बेटा, हमारा यही मनी। हालांकि मनी की इवोल्यूशन की बात हम करने वाले हैं, तो याद रहेगी बात बेटा, ना सिर्फ ये कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है, बल्कि ये आपको एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है किसको, हमारे एक्सचेंज प्रोसेस को। और कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर, याद रखना, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर इसको एक्सेप्ट करने के, गुड सर्विसेज के बदले जो करेंसीज इश्यू की गई हैं, जो मोड इश्यू किए गए हैं, उन्हें डिनाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये बन गया हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी, बोलो याद रहेगा। मैं एकदम स्लो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, हर चीज को समझ के पढ़ो, सिंगल टाइम पढ़ो, सिंगल टाइम में क्लियर होगा डैम श्योर। और ये मेरी श्योरिटी है बेटा, नोट्स क्लास करने के बाद डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि क्लास में कितना पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, और कैसे पढ़ा हम लोगों ने। पहली बात क्लियर होगी। तो हमने कहा था भैया फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ मनी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आ रहा हूं फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। बच्चे अक्सर फंक्शंस ऑफ मनी को रट्टा मारते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात छेड़ूंगा, मैं इन तीनों टॉपिक को, ये तीनों जो स्टार्टिंग के टॉपिक है ना, इन तीनों को एक साथ पिक करने वाला हूं, एक साथ, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले इन दोनों कनेक्शन क्या है। आइए तो बढ़ते हैं आगे। मनी की डेफिनेशन कर ली, अभी फंक्शन से पहले मैं आने वाला हूं आपकी इवोल्यूशन के ऊपर। तो लीजिए गाइस, बात कर ली जाए मनी की इवोल्यूशन स्टेज के ऊपर, कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवोल्व हुआ है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसा कैसे इवोल्व हुआ। एक वक्त था जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी, उसके बाद क्या आया, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन चालू हुए। याद है ना, राजाओं महाराजाओं के टाइम पर सुनते थे, राजाओं महाराजाओं के टाइम पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते, मुद्रा, मोहरे, रिमेंबर। उसके बाद में जब गोल्ड सिल्वर कॉइन के बाद में क्या आया, मेटल कॉइन्स आए। मेटल कॉइन के बाद क्या है, पेपर नोट, जो आज हम करेंसी यूज करते हैं ना, करेंसी 500 का नोट, 1000, 2000 का नोट, सकते ना, ये क्या है, इन्हें बोलता है पेपर नोट्स। अब फिर उसके बाद क्या है, प्लास्टिक मनी, जो कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्हें बोलते हैं प्लास्टिक मनी। इवन आज सुनो ध्यान से, आज हम मॉल वगैरह में नहीं जाते थे, तो वहां भी वो क्या करते हैं, शोरूम वाले बोलते हैं कार्ड ले लो हमारा, तो दैट ऑल्सो टर्म्ड एज प्लास्टिक मनी, याद रखना, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पा रहे हो, जिस मोड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, प्लास्टिक मनी। लेकिन अब कुछ टाइम पहले, कोविड के टाइम से ही अगर बात करूं, तो जो मनी सबसे ज्यादा इवॉल्व होके सामने आया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब कुछ क्या है, ये कौन सा है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मनी गाइस। तो ये इवोल्यूशन की स्टेज है, आओ बता रहा हूं कैसे पढ़ते हैं। वो इसी में हमारे पास में हमारे दो टॉपिक कवर होंगे, एंड कौन से टॉपिक हमारे पास, एक टॉपिक हमारा कवर होगा मेरे डाल, कौन से वाला, हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी की, और हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम के बारे में। बट पता तो होना चाहिए ना कि ये सिस्टम आया कहां से है, तो उसी के लिए एक स्टेज समझाने के लिए आई विल स्टार्ट विद द वर्ड इवोल्यूशन ऑफ मनी के पार्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूं इवोल्यूशन के पार्ट से, कहां से, सुना ध्यान से। ये कहानी की शुरुआत होती है बेटा, अब सुना देखो कहानी, मैंने कहा इकोनॉमिक्स को याद करना है, एक चेन समझनी शुरू कर दो, चेन समझनी शुरू कर दी, उसके बाद में कभी दिक्कत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन इकोनॉमिक्स, हर चीज कनेक्टेड है, हर टॉपिक कनेक्टेड है, थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, ग्राफिकल पार्ट है, अलजेब्रिक पार्ट है, चारों पार्ट आपस में कनेक्टेड है। और मैं डे वन से बोल रहा हूं, और डे वन से बोल नहीं रहा हूं, प्रूव भी कर रहा हूं आप लोगों के सामने, है ना। आओ बात करते हैं। तो लीजिए बात कर ली जाए इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा, एक समय था जब कॉमोडिटीज दैट इज गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाया करता था। जब मनी, जब पैसा, कोई करेंसी का पैटर्न नहीं था, कोई लीगल टेंडर नहीं था, लीगल टेंडर नहीं था, उस वक्त पर लोग सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया करते थे। इवन मैं आज की बात भी करूं तो आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं, विलेजेस हैं, गांव हैं, जहां पर कुछ फेस्टिवल्स के दौरान, लाइक दिवाली के दौरान, होली के दौरान, जो इंडियन फेस्टिवल्स के दौरान, आज भी लोग वहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं। मैं बात करूं तो हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में आज भी अगर मैं बोलूं तो हमारे फैमिली में अगर मैं देखूं तो जब दिवाली का टाइम आता है तो क्या करते हैं पता है, जो देखते हो दिए बनते हैं, दीपक बनते हैं, मिट्टी के दिए बनते हैं, उन दियों को वो लोग देके जाते हैं और पैसा हम देते हैं उसके बदले। लेकिन आज के दिन भी वो आज भी अपना एक ओल्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, वो उसके बदले कुछ अनाज लेते हैं, कुछ राशन लेके जाते हैं एक्सचेंज के बदले। मुझे बताओ अगर मैंने वहां पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, तो जो उससे पहले वो लोग करते हैं गुड्स के बदले, सामान के बदले सामान, दैट इज ए काइंड ऑफ, उसे बोलते हैं गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना। तो ये सिस्टम अब तो बहुत आपके पास ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन एक वक्त पर ये सिस्टम चलता रहा, मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था।
नहीं हुआ था। तो बात करते हैं वो सिस्टम जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाया करती थी, बेटा उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। एग्जैक्टली यही सिस्टम जब गुड्स के बदले दैट इज कमोडिटीज आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज, उसे बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। तो ये बात हमने बचपन सुनते आप सुनते आ रहे थे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो याद रखना स्टार्टिंग सिस्टम वही था, शुरुआत वहीं से हुई थी। बार्टर सिस्टम था इनिशियली, इसलिए सुनना ध्यान से, एक बड़ी काम में बोल रहा हूं। अब एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता हूं, जवाब देना। इंडियन इकोनॉमी को उस वक्त पर कौन सी इकोनॉमी कहा जाया करता था जब बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था, जब चारों तरफ हर तरफ बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज की जाया करती थी, उस वक्त पर इंडियन इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाया करता था? एक मेरा क्वेश्चन आपसे, सोचो, गैस करो। ये क्लास देख रहे हो और गैस करो कि क्या पूछा मैंने आपसे अभी। क्या इकोनॉमी का कोई नाम था? आंसर इज यस गाइस, उस इकोनॉमी का नाम था बेटा सीसी इकोनॉमी। द सीसी मींस कमोडिटी इकोनॉमी। द वर्ड इज कॉल्ड, जब बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था, तो इट कैन बी क्वेश्चन एमसीक्यूज आल्सो कि भैया कौन सी इकोनॉमी थी? आंसर इज सीसी इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाया करता था, दैट इकोनॉमी इज टर्म्ड एज सीसी इकोनॉमी, या बोलते हैं बार्टर सिस्टम इकोनॉमी। याद रहेगा। तो ये था फर्स्ट स्टेज हमारे पास में। अब इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे यहां पे चालू हुआ उसके बाद नंबर आया किसका हमारे पास बेटा? फिर आया हमारे पास गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। पहले उसका क्या है? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। उस टाइम पर इसको लीगल टेंडर मान लिया गया था कि भाई गुड्स के हटा के अब हमारे पास में हम गुड्स के सर्विसेज के बदले गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स को एक्सचेंज करते थे। और ये टाइम पीरियड तब का है जब इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाया करता था। इंडिया बर्बाद नहीं हुआ था, इंडिया को लूटा नहीं गया था। उस वक्त पर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स राजाओं महाराजाओं के थ्रू एक लीगल टेंडर के रूप में चलाया गया था। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग प्लेसेस थे जिन्हें हम स्टेट्स बोलते हैं। कई सारी स्टेट्स को मिला के अलग अलग रियासतें बनी हुई थी। हर एक रियासत के अंदर वहां के राजा ने अपनी लीगल टेंडर बना रखा था और वही उस पर्टिकुलर रियासत के अंदर चलता था। तो ये जो पैटर्न है उस टाइम पे हुआ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। लेकिन लेटर और बाद में जब प्रोसेस आगे बढ़ा, तब गवर्नमेंट जब पिक्चर में आई, तो गवर्नमेंट कॉमन गवर्नमेंट पिक्चर में आई, तो उस वक्त पर यही गोल्ड सिल्वर कॉइन चेंज कर दिए गए इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड अलॉय कॉइन्स। मेटल एंड अलॉय, मैंने सिर्फ मेटल कॉइन वर्ड यूज नहीं किया, मैंने अलॉय वर्ड भी यूज किया। व्हाई मेटल एंड अलॉय? सुनना ध्यान से बात को। आज जो आप अपने पास में हम कॉइन्स यूज करते हैं, अपने पास कॉइन्स देखे होंगे अपने पास में, मैक्सिमम कॉइन स्टील्स के अंदर आते हैं, स्टील के अंदर। बट एक टाइम सुनना ध्यान से, अगर आपने पुराने कॉइन्स देखे होंगे, पुराने मेटल कॉइन्स देखे होंगे, वो मेटल नहीं था, अलॉय था। अलॉय बोलते हैं कुछ मेटल्स को मिला के बनाया गया कॉइन। तो उस टाइम पर उन कॉइन्स को बनाने में अलग अलग डिफरेंट कीमती वैल्यूएबल मेटल्स का यूज किया जाया करता था, जिन्हें बोलते हैं मेटल या अलॉय कॉइन्स। तो ये कॉइन रिप्लेस हो गए। अभी तक भी पेपर नहीं आया था, सुनना ध्यान से, गोल्ड से आए मेटल कॉइन के ऊपर। और जब मेटल कॉइन प्रिवेल हुआ उसके बाद में ये और इवॉल्व हुआ क्या वाला, अब बनाए पेपर नोट्स। जब मेटल कॉइन्स हो गए और पता लगे यार कि इजी टू कैरी नहीं है इतना ज्यादा, अगर हम बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, बड़े लेन देन करते हैं, तो उस केस में आप मेटल कॉइन्स को कितना कैरी करोगे? दिस इज रीजन। उसके बाद में पेपर नोट, जो हम आज करेंसी नोट यूज करते हैं, पेपर नोट आई कैन यूज दी वर्ड, इसको बोलते हैं करेंसी नोट। जिसे हम आज करेंसी नोट बोलते हैं, वही हमारे पास में पेपर नोट्स कहलाता है, जिसको हमने जो इवॉल्व हुआ। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अब क्या हुआ जो आपको आंखों के सामने, वो कौन सा है सर? उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो पार्ट हैं, जब कार्ड्स वगैरह यूज करते हो, दोज पार्ट आर टर्म्ड एज प्लास्टिक मनी। ये देखो पूरा प्रोसेस है, देख रहे हो, बार्टर, गोल्ड, मेटल, पेपर, प्लास्टिक मनी। अब बताओ कौन सा? टेल मी, बताओ। अब मेरा प्रश्न आपसे है, गेस करो। आज के दिन में जो मनी का लेटेस्ट इवोल्यूशन है, आई कैन यूज द लेटेस्ट इवोल्यूशन ऑफ मनी। आज कौन सा प्रेजेंट सिनेरियो में मनी का कौन सा रूप चल रहा है? सर हम डेली यूज करते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कौन सा है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब ये और इवॉल्व हो चुका है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। और कल कुछ अगर और नया आ गया तो दैट विल बी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मनी, इवोल्यूशन और आगे बढ़ जाएगा। तो सुनो ध्यान से, बार्टर सिस्टम से शुरू हुई कहानी पहुंच गई मेरे लाल इलेक्ट्रॉनिक मनी तक। एंड दिस इज द करंट इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे बातें करूंगा आपसे, और यहां पर मुझे आप लोगों से आपको दो टॉपिक कवर करवाने हैं। वन इज फंक्शंस ऑफ मनी, अनदर इज ड्रॉबैक्स ऑफ मनी।
ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ मनी, आई कैन यूज द वर्ड। क्या आप लोग जानते हो रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इकोनॉमिक्स के अंदर गाइस, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि बार्टर सिस्टम में क्या कमियां थी, वही कमियां आज के दिन हमारे मनी के फंक्शंस हैं। मतलब द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम आर नाउ द फंक्शंस ऑफ मनी। जो कमियां बार्टर सिस्टम की थी, उन कमियों को रिजोल्व किया मनी के इवोल्यूशन ने, और दोज बिकम्स द फंक्शंस ऑफ मनी। रट्टा मारते हैं हम लोग, याद करते हैं फंक्शन ऑफ मनी को। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लर्न, ऑटोमेटिकली समझ लो, अपने आप याद हो जाएगा अपने आप से। लेट मी शो यू, दिखाऊं, आओ दिखाता हूं। चलो तो बात करते हैं बेटे, सुनो सुनो सुनो। बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी, दैट मींस आई कैन यूज द वर्ड द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक बोलते हैं कमियों को, खामियों को। द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम बिकम्स दी, क्या बन गई? ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम बिकम्स दी फंक्शंस ऑफ मनी। ये बन गई बेटा हमारे पास में फंक्शंस, किसकी? मनी की। तो आइए बात करते हैं, इन दोनों टॉपिक को आपको साथ ही पढ़ना होता है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉबैक बनी मनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं, आओ बात करते हैं। एग्जाम के अंदर मैं बताऊंगा आपको कौन कौन पार्ट आएगा। एग्जाम में फंक्शंस ऑफ मनी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, आता है क्वेश्चन। कैसे आता है सुन लो किसी भी इंडिविजुअल फंक्शन का नाम दे देगा आपको। फंक्शन ऑफ मनी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल एक फंक्शन पूछ लेगा, दो फंक्शन पूछ लेगा, स्टेट पूछ लेगा, एंड यू हैव टू डिफाइन दैट। चले, ये नोट हो गया आप लोगों का। तो इवोल्यूशन का पैटर्न ये रहा है, ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज अ डेफिनेशन पार्ट गाइस, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं हमारे इस पार्ट के ऊपर, हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। आइए चलते हैं, फिर करेंगे डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट। तो लीजिए हेडिंग बनाओ और लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ मनी, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ, लिखते रहो, बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मैंने अभी आपको बुक्स नहीं दिखाई है बीच में, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली नोट्स देखेंगे, उसके बाद बुक भी रीडिंग करेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उन सबको क्लासेस क्वेश्चन मिल रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही होगी साथ साथ में, ठीक है। ओके, आइए तो बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या बोला भैया, बात समझते हैं। अब बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं जो ड्रॉबैक थे उसी को इवोल्व करके, उसी को करेक्ट करके मनी ने जो रोल प्ले किया, द रोल ऑफ मनी, आई कैन यूज द वर्ड, वही बना फंक्शन ऑफ मनी। द रोल ऑफ मनी इज टर्म्ड एज द फंक्शन ऑफ मनी। भाई फंक्शन में कैसे काम करता है पैसा, किस काम में आता है, द रोल ऑफ मनी। तो ड्रॉबैक्स ऑफ मनी क्या हुआ, इसी को करेक्ट करके, इन्हीं प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया गया तो बन गया रोल ऑफ मनी। पैसे का रोल क्या है जिंदगी में पता है क्या? अब पता है, हम चीजें खाते हैं, हम सामान खरीदते हैं, ऐसा नो, यू हैव टू मेंशन द पॉइंट्स कौन से। तो रोल ऑफ मनी बोलूं या बोलूं फंक्शन ऑफ मनी, तो मैं दोनों पार्ट को एक साथ ही नोट करूंगा इस पार्ट के अंदर। चलिए, तो वन बाय वन मैं तुम्हें कमियां बताऊंगा, कमियों के साथ में आपको इसका रोल भी बताने वाला हूं। करें, आइए लिखते हैं। सबसे पहली कमी क्या थी? सबसे पहली कमी क्या थी? बार्टर सिस्टम की। हम बात कर रहे हैं सीसी इकोनॉमी की, दैट मींस एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाया करता था। नाउ दैट ड्रॉबैक इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ मनी। तो वन पे आते हैं, सबसे पहले लिखो बेटा, लैक ऑफ डबल, नोट करना, लैक ऑफ डबल, लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट। लैक ऑफ डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स, कोइंसाइडेंस ऑफ वांट। सर इसका मतलब क्या है, बताता हूं बेटा, लिखो सही इस पार्ट को। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब अगर मैंने यहां पर शब्द यूज कर दिया लैक, लैक बोलते हैं कमी को, लैक बोलते हैं कमी को, तो बार्टर सिस्टम में कमी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसाइडेंस मतलब कॉइन के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुनना, होता है हेड्स एंड टेल होता है। तो कोइंसाइडेंस दैट इज कॉइन के दो साइड होते हैं, रिमेंबर। अब कॉइन के दो साइड होते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्सन किसी को कोई गुड सर्विस दे रहा है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। अगर आज मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, तो अगर आप बोलो बदले में सर्विस ले लो, जरूरी है क्या कि मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए? सोचो। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर बोला, सुन एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। एक पर्सन, एग्जाम्पल लेता हूं, देखो समझना, एक कहानी। मुझे बताओ, एक पर्सन है बेटा, कौन है? ये तुम्हारे नितिन सर है, ठीक है, ये तुम्हारे नितिन सर है, एनबी सर, ठीक है। अब हुआ क्या, एनबी सर ने क्या किया? एनबी सर ने, एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा कौन है? इस बच्चे ने पढ़ाई करनी थी, सुनना,
इस बच्चे ने क्लासेस करनी थी, पढ़ना था, इकोनॉमिक्स पढ़ना था, लो पढ़ना था मुझसे, ठीक है। अब हुआ क्या, इस बच्चे का नाम है क्या, चुन्नू। सुनना ध्यान से, चुन्नू को पढ़ाई करनी थी बेटा, चुन्नू के पापा डॉक्टर हैं, सुनना। चुन्नू को पढ़ाई करनी थी, एनबी सर से पढ़ाई करनी थी, और चुन्नू के पापा कौन है, चुन्नू के पापा है डॉक्टर। चुन्नू के पापा है डॉक्टर। ये डॉक्टर ऐसा होता है, हाँ ऐसा भावनाओं समझो बेटा, हाँ ये कौन है, डॉक्टर। अब जवाब दो, चुन्नू के पापा ने चुन्नू के लिए क्लासेस परचेज की। सुनना, चुन्नू के पापा ने, सुन कहानी सुनना भैया, मिस मत करना, सुनना ध्यान से, हाँ आराम आराम से पढ़ेंगे। चुन्नू के पापा ने चुन्नू के लिए नितिन सर से क्लासेस परचेज की, दैट मीन्स उसकी पढ़ाई के लिए सर्विसेज परचेज की। अब हुआ क्या, मैंने बोला भैया पैसे मेरी फीस दे दो, एनबी सर ने बोला फ्री फीस दे दो। तो चुन्नू के पापा बोले एक काम करो, फीस रहने दो सर, आप एक काम करो, मुझसे अपना इलाज करवा लो, मैं आपके 2-3 इंजेक्शन लगा देता हूं बिना बात के। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं, बिना बात के। बोला बदले में काम करो, पैसा छोड़ो, 2-3 इंजेक्शन लगवा लो, मजा आ जाएगा एक नंबर, और कुछ दवाइयां दूंगा, कुछ मेडिसिन दूंगा, वो दवाइयां खा लो। बोला सर मैं तो बीमार हुई नहीं। बोला कोई बात नहीं, बीमार नहीं हो तो क्या हो गया, आपने हमारे बच्चे को सर्विस दी तो आप भी सर्विस लो हमसे, मुफ्त सर्विस ले रहे हैं, मुफ्त तो है ही नहीं कुछ। बोला आपने हमें हमारे बच्चे को सर्विस दी, अब हम आपको सर्विस देंगे, घूमो पकड़ो इनको, पकड़ो, निकालो निकालो इंजेक्शन ले। सोचो ध्यान से, बताओ जो पूछ रहा हूं रिप्लाई करूं। जरूरी है क्या कोई सर्विस अगर मैंने किसी को दी तो उस सामने वाले पर्सन की सर्विस मुझे चाहिए बदले में, या लेनी ही पड़ेगी, क्या मैं बाउंड हूं? आंसर इज नो गाइज। वही बना आपके पास लैक ऑफ डबल कोइंसाइडेंस, दैट इज वांट्स का कोइंसाइड, मतलब बदले में मुझे जो मिल रहा है मुझे नहीं चाहिए, हो सकता है चाहिए, हो सकता है नहीं चाहिए। तो इसीलिए बन गया कमी किसकी बेटा, बार्टर सिस्टम की। और इसी को ठीक किसने किया, इवोल्यूशन ऑफ मनी ने। मतलब मनी का इवोल्यूशन हुआ, इसीलिए तो क्या होता है, आज कोई सामान खरीदते हो, बेचते हो, सर्विस लेते हो, देते हो, उसके बदले आप पैसे को एक्सेप्ट कर पाते हो। आज पैसा वो चीज है जिसको, जो कि ऑलमोस्ट हर चीज के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो भी कॉमन रूप के अंदर। ईच एंड एवरीबडी इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट पार्ट अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। याद रहेगा, तो लिखो बेटा इस पार्ट में जो ड्रॉबैक बना, तो ड्रॉबैक में क्या लिखो, अगर क्वेश्चन ने सुनो ध्यान से, अगर एग्जामिनर ने ड्रॉबैक पूछा तो आगे वर्ड आएगा लैक, एग्जामिनर ने अगर फंक्शन पूछा तो ओनली वर्ड आएगा डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट। आप इस लैक वाले वर्ड को हटा दोगे, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ मनी। समझ में? आओ लिखते हैं, लिखो बेटा, लिखो लिखो अंडर द बार्टर सिस्टम, अंडर दी, नोट करना, लिखते रहो, हर पार्ट लिखवाऊंगा, और जैसा लिखवा रहा हूं वैसा एग्जाम में लिख देना प्रॉपर। अंडर द बार्टर सिस्टम देयर वाज लैक ऑफ, कमी थी किसकी, लैक ऑफ डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स। ये कमी थी उस वक्त पर कि भैया जरूरी नहीं कि जो इच्छा मेरी है वो इच्छा तुम्हारी भी हो। रिमेंबर, इसका मीनिंग लिखो, which means it is not necessary, it was not necessary, ये जरूरी नहीं होता, सुनते रहो लिखते रहो, it was not necessary that the wants of supplier and buyer, the wants of supplier, I can use seller बोल सकता हूं, the supplier and buyer will be same। जरूरी नहीं ना भैया कि बायर की और सप्लायर की दोनों की वांट्स, इच्छाएं बराबर हो, एक जैसी हो, नहीं हो सकती भैया, चेंज हो सकती है। तो ये कमी थी किसकी, आपके लैक ऑफ किसकी, बार्टर सिस्टम की। ठीक कैसे किया, अगर मैं फंक्शन में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा फंक्शन में, मैं लाइन ये लिखूंगा, फंक्शन में वर्ड क्या जाएगा, फंक्शन में वर्ड आ जाएगा दिस प्रॉब्लम, लिखो नोट करो, दिस प्रॉब्लम was resolved by the evolution of money, ये प्रॉब्लम किसने ठीक कर दी, मनी के इवोल्यूशन ने। कैसे ठीक कर दी, लिखो एज, याद करो मीनिंग क्या है, रट्टा मारना बंद करो, ये पूरी बात मैंने वही की मैंने बोली आपको। या क्या लिखा, दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय द इवोल्यूशन ऑफ मनी। इतना काफी है नहीं, बताना पड़ता है इकोनॉमिक्स में क्यों, व्हाई यू आर सेइंग दिस, कि मनी ने इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, तो यू नीड टू गिव द आंसर। अक्सर बच्चे पूछते हैं, हम लिख के आ गए, हमें नंबर नहीं मिले, हमारे नंबर कट गए, क्यों कट गए नंबर, द रीजन इज, बेटे सुनो, अगर आप मेंशन कर रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर कि आप कह रहे हो इवोल्यूशन ऑफ मनी ने प्रॉब्लम ठीक कर दी, तो इकोनॉमिक्स पूछता है कैसे। अगर आप अपने आंसर्स के अंदर कैसे का आंसर नहीं देके आते, हाउ द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड, इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर, योर आंसर इज इनकम्प्लीट।
और इनकम्प्लीट नंबर का आंसर का इनकम्प्लीट नंबर ही मिलता है बेटे, ध्यान रखना। तो बताओ मुझे इवोल्यूशन ऑफ मनी ने कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, कैसे कर दिया बताना। तो डेफिनेशन जो पढ़ी है ना मनी की, वही लिख दो यहाँ पे। क्या थी सर? एज मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम, मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वही है इस पॉइंट का आंसर। आई कैन यूज द वर्ड इज द लीगल टेंडर, आई कैन यूज द लीगल टेंडर भी है ये। तो ये बना बेटा हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड फर्स्ट ड्रॉबैक, दोनों साथ में। फंक्शन लिखने होंगे, लैक ऑफ डबल कॉइन ये वर्ड लिख के नहीं आना, ये वर्ड छोड़ देना। अगर ड्रॉबैक पूछे गए तो ये वर्ड लिख देना बेटा, समझ में आ गया? ये फर्स्ट फंक्शन एंड फर्स्ट ड्रॉबैक, ये फर्स्ट रोल ऑफ मनी। क्लियर रहेगा? इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब आऊंगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पूछूंगा, देखो लिसन टू मी, जितनी बार प्रश्न पूछूं उतनी बार अपने आंसर निकालना यार। इसका मतलब तो ये होना चाहिए, अगर आंसर निकल के आएगा देन ऑटोमेटिकली दैट विल कनेक्ट टू यू, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है सच में। चले, नोट हो गया, आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं गाइस। अगला प्रश्न मेरा दैट हम बात करें ड्रॉबैक के बारे में, और सेम इज ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। आई एम यूजिंग ए वर्ड हियर, लिखता हूं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। द वर्ड इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। आप जो बुक पढ़ रहे होंगे अपने स्कूल्स के अंदर या अपने प्लेसेस, जो बुक आप पढ़ रहे होंगे उन बुक्स में इसका नाम मिलेगा कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अपने कोर्स में पढ़ रहे होंगे उसका नाम मिलेगा कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो इन दोनों का मीनिंग अलग नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, ठीक है? बट व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू एंड कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इट इज अ फंक्शन ऑफ मनी ना। अगर मुझे एक फंक्शन को मुझे बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक बनाना है, कैसे बनाऊंगा? सिंपल, इसके आगे लिख दो लैक ऑफ। समझ में? क्या लिख दूंगा? लैक ऑफ। अगर वर्ड लगा दिया तो इट बिकम्स ए ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। लैक ऑफ वर्ड नहीं लगा, इट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ मनी। तो बताओ, मेरा प्रश्न अब स्टार्ट करता, समझते हैं इस पार्ट को। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, वैल्यू 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 किसकी बात कर रहा हूं? प्लीज समझना ध्यान से, पूछना ध्यान से, सोचो सोचो सोचो। अभी जो मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया आप लोगों के साथ में, जवाब दो, क्या ये जरूरी था कि भैया चुन्नू के लिए जो क्लासेस परचेज की गई उसका प्राइस और जो डॉक्टर मुझे सर्विस दे रहा है उसका प्राइस, उसकी वैल्यू, नोट अबाउट प्राइस की बात नहीं करूंगा, वैल्यू की बात करूंगा। जो क्लासेस मैंने अवेलेबल कराई चुन्नू को, उन डॉक्टर के बेटे को, वो उसकी वैल्यू और डॉक्टर जो मुझे सर्विस दे रहा है उसकी वैल्यू जरूरी है बराबर होगी हमेशा? सोचो, जाओ ना पिछली कहानी में कि जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस वक्त पर, उस टाइम पीरियड के ऊपर, क्या वैल्यू का सेम होना मस्ट था क्या? कि अगर बताओ, अगर मुझे 2 गाड़ियां परचेज करनी है तो मैं कितने घोड़े लेके जाऊंगा? टेल मी, इज देयर एनी स्टैंडर्ड, इज देयर एनी प्रोसेस, इज देयर एनी बेस जिसके अकॉर्डिंग मैं मेजरमेंट कर पाऊं? तो आंसर इज नो गाइस। ये ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का कि अगर कोई पर्सन कोई गुड सर्विस खरीद रहा है और बदले में जो सामान दे रहा है तो वैल्यूएशन का प्रोसेस था ही नहीं। आज के दिन हम कर पाते हैं ना कि भाई 2 एग्जांपल, एक गाड़ी 10 लाख की, तो पता 10 लाख क्या है अमाउंट, वैल्यू। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक गाड़ी कितने घोड़ों के बराबर होगी, एक गाड़ी कितने डॉग्स के बराबर होगी, कैन यू एलिबरेट इट? आंसर इज नो गाइस। तो ये बन गया ड्रॉबैक एंड दैट बिकम्स अ फंक्शन आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मनी। पढ़े, आओ बात करते हैं। तो पढ़ो ध्यान से, लिखते हैं, लिखवाता हूं। तो इसका मीनिंग समझ में आया क्या बोल रहा हूं? वैल्यू मतलब जो गुड सर्विस की वैल्यू की बात कर रहा है, वैल्यू मींस हियर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टैंडर्ड या कॉमन यूनिट का मतलब होता है बेटा एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी यूनिट थी क्या बार्टर सिस्टम में जिससे आप मेजरमेंट प्रॉपर कर पाओ? आंसर इज नो। तो लिखो, वही बना फंक्शन। तो पहले लिखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं, लिखो अंडर द बार्टर सिस्टम, अंडर द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था, क्या था बेटा? there was a lack of common measuring unit, कॉमन मेजरमेंट की यूनिट नहीं थी, कॉमन मेजरमेंट यूनिट। आप चीजों को कॉमनली मेजर नहीं कर पा, कॉमन मेजरमेंट यूनिट। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट इज नो स्टैंडर्ड, लिख लो, दैट मीन्स का मतलब नो स्टैंडर्ड to measure the value of
द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई ऐसा सिंगल तरीका नहीं था। आज पैसे की हेल्प से आप वैल्यू लगा पाते हो, मेजरमेंट भी कर पाते हो, इवन कंपैरिजन भी कर पाते हो, बट बार्टर सिस्टम में पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि देयर वाज नो कोई भी आपके पास में कोई भी कॉमन मेजरमेंट पैटर्न नहीं था, और नहीं था वही कमी थी। एग्जांपल भी लिख लो, एग्जांपल जो मैंने बोला आपको लिख लो इसमें एग्जांपल। हाँ, जो मैं लिखवा रहा हूं आप डिट्टो अपने आंसर में लिख सकते हो, डिट्टो का डिट्टो। एग्जांपल क्या बना, और समझ के पढ़ना। रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट तुम्हें होनी नहीं चाहिए। रट्टा जहां मारा समझ लो, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही तुमको, ध्यान रखना। मेरे तो श्योरिटी बोल रहा हूं तुमको ये बात में, रट्टे बिना तो समझना ही नहीं प्रॉपर, रट्टे के बिना तो समझना है। रट्टा जहां मारा गलती है। ओके, एग्जांपल लिखो, बताना मुझे। बताओ, अगर लिखता हूं मैं, बताओ हाउ मैनी, नोट करना, हाउ मैनी कार्स फॉर हाउ मैनी हॉर्सेस। बताओ कितने घोड़ों के बदले कितनी गाड़ियां दी जाए। क्या घोड़ों को और गाड़ियों को आप एक कॉमन पार्ट पे ला सकते हो? टेल मी, कितनी गाड़ियां? 4 गाड़ी 2 घोड़े बराबर है? अच्छा नहीं। 4 गाड़ी 1 घोड़ा बराबर है? नहीं भाई, कम ज्यादा होता रहेगा, तो कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट आएगा ही नहीं। तो यही बना ड्रॉबैक किसका बेटा? आपके बार्टर सिस्टम का। और इसी को ठीक किया किसने? लिखो, कौन सा? लिखो, ड्यू टू द फंक्शन ऑफ मनी, ड्यू टू द फंक्शन, कौन सा फंक्शन? लिखो, डबल कोइंसाइडेंस ऑफ बॉन्ड, फंक्शन डबल कोइंसाइडेंस ऑफ बॉन्ड। ये फंक्शन था ना उसका, हाँ, कि पता चल जाएगा किसको क्या चाहिए। डबल कोइंसाइडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम, एंड लिखो, एंड कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम। इस फंक्शन की वजह से कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम क्या हुआ? द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग कॉमन यूनिट, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ, सेम, देखो मैं कुछ नया नहीं लिख रहा, उसके इस फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ? द प्रॉब्लम थी किसकी? मेजरमेंट ऑफ, क्या बोलूंगा, कॉमन यूनिट को मापने वाली, क्या हुआ? इज रिजोल्व या वॉज रिजोल्व। ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई, क्योंकि याद रखो मनी की हेल्प से आप लोग मेजरमेंट इजीली कर पाते हो, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सर्विसेज, यू कैन आस्क, कितने की सर्विस दी भाई? कितने की सर्विस थी? कितने की क्लास थी? मेरी सर्विस इतने की, आपकी कितने की है? तो मनी है ना, पैसा बीच में आया तो ही ये मेजरमेंट पॉसिबल हो पाया। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल के लिए, ए कार 4 रुपीज, ए कार 4 रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए की कार। रिमेंबर, ए हॉर्स 4 रुपीज 5 लाख। अब बताओ, पैसा आ गया तो आप मेजरमेंट कर पाओगे? भाई मैंने कहा था कितनी गाड़ी कितने घोड़ों के बराबर, तो बताओ, एक गाड़ी 2 घोड़ों के बराबर। बताओ, आया ना कि 1:2 निकल के आया कि 2 घोड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये मेजरमेंट कब पॉसिबल हो पाया? How you're comparing the things with each other? Answer is straight, that is only because the evolution of money and the function which were earlier defined by the money part. कौन सा? The double coincidence and common accepted medium exchange. That's the point, guys. ये बन गया function number 2 and again the drawback number 2. याद रहेगा, lack of word लगा दूंगा, that will be termed as drawback. lack of word हटा दूंगा, will be the function and role of money. तो वो तरीका होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का भाई। यही चीजें बच्चे 2 बार पढ़ते हैं, इसको फंक्शन अलग पढ़ते हैं, ड्रॉबैक अलग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ना है? द सेम इज हियर, यही पार्ट है हमारे पास में। इफ समबडी इज आस्किंग ड्रॉबैक, तो आता ही नहीं, आता है, पूछ सकता है, याद रखना। बार्टर सिस्टम का अगर नाम दिया है तो ड्रॉबैक भी पूछ सकता है। अलग से टॉपिक नहीं दिया हमारे, लिखा नहीं ड्रॉबैक, तो लिखा नहीं तो याद रखना लैक वर्ड यूज किया, लैक का मतलब ड्रॉबैक ही होता है। समझ में आ क्या बोल रहा हूं? दैट कैन बी टॉपिक गाइस। नंबर 2 फंक्शन क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं, बोलो, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला प्रश्न मेरा पूछता हूं आपसे, जवाब देना। तीसरा फंक्शन या तीसरा ड्रॉबैक बोलूंगा पहले मैं। बताओ, लिखता हूं मैं, वर्ड इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो वर्ड लिखता हूं, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज मुझे एक बात बताओ यार, कॉमन सी बताओ, जब बात करते हैं हम बार्टर सिस्टम की, तो गुड्स के बजाय गुड्स एक्सचेंज की जाया करती थी। तो कितनी गुड्स को आप मैनेज करोगे, कितनी गुड्स को स्टोर करोगे? आज घोड़े इकट्ठे करने हैं, डॉग्स हैं, बाकी सामान है, राशन है, वो मेरे को रखना है एक्सचेंज करने के लिए। सोचो, तो लोगों को कितना अपना स्टोरेज मेंटेन करना पड़ता था।
और क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होने के चांस नहीं थे? सोचो, थे सर। तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोरेज की कमी थी ना भाई। बार्टर सिस्टम में ये फिजिबल नहीं था, ये अटेनेबल नहीं था। आज सोचो एग्जांपल के लिए, रिप्लाई करना, ठीक है? मैं बोलूं कि भैया मुझे ना कुछ राशन देना है 1 महीने बाद पेमेंट के लिए। सुनना क्या बोल रहा हूं। तो क्या राशन और एक साइड पैसे की बात करता हूं, कैश 10 लाख रुपए, और एक साइड राशन, पूरा कंटेनर भरा हुआ राशन। दोनों में से किसको स्टोर करना आसान है? क्वेश्चन मेरा, बताओ। दोनों में से किसको स्टोर करना आसान है? ऑब्वियस मनी को सर। और इवन यू नो दैट आंसर भी क्या आएगा? विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसे का इवोल्यूशन हो गया तभी तो आज ये स्टोरेज और ज्यादा इजी हो गया है। अब तो लोगों को कार्ड भी रखने नहीं पड़ते। प्लास्टिक मनी का क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया तो ये वाला पार्ट तो और इजी हो गया। सोचो ध्यान से, ये वाला पार्ट तो और इजी हो गया। अब तो आपका मोबाइल फोन ही आपका चलता फिरता पैसा है। समझ क्या बोल रहा हूं? जहां चाहो वहां पैसा खर्च करेंगे। अपने बैंक अकाउंट तो आप अपनी पॉकेट में ले घूमते हो, करते हो ना? पहले क्या था? कार्ड ले घूमते, उससे पहले क्या था? करेंसी नोट। गिर गया तो रिमेंबर, प्रॉब्लम है भैया। तो ये क्या बना? जो प्रॉब्लम थी किसकी? बार्टर सिस्टम की, दैट विल बिकम द फंक्शन ऑफ मनी। तो लिखो क्या होगा, लिखो, लाइक मैं क्या लिखता हूं, लिखो अंडर बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम देयर वॉज, क्या था प्रॉब्लम? देयर वॉज अ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। कैसे बेटा? लिखो as it is not feasible, as it is not easy, बोल सकता हूं, not easy to store the goods and services, कि goods and services को स्टोर करो, goods and services for exchange। उस वक्त पे प्रॉब्लम थी ना भैया कि एक्सचेंज करना है तो गुड सर्विस को कब तक अपने पास स्टोर रखोगे? बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो सामान तो खराब हो गया, तो नुकसान ही है ना। बट नाउ इन टूडेज वर्ल्ड क्या हुआ? बताना मुझे, क्या हुआ? लिखो, बट विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी, आई एम राइटिंग द वर्ड बट विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी, बट पैसे की इवोल्यूशन की वजह से, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी की इवोल्यूशन की वजह से नाउ द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, जो पैसे को स्टोर करने की प्रॉब्लम है वो क्या हो गई? स्टोरेज इज रिजॉल्व। वो रिजॉल्व हो चुकी है, वो रिजॉल्व हो चुकी है। अरे आप जानते हो रट्टा मारना क्या? लिख भी सकते हो भैया। क्यों? एग्जांपल के लिए क्या लिखूंगा सर? इन प्रेजेंट सिनेरियो लिख दूं मैं इस बात को जो बोला मैंने आपको। इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज के दिन क्या पैसे को स्टोर करने की दिक्कत है क्या? या कितनी भी बड़ी अमाउंट को आप इजीली स्टोर कर सकते हो? इजीली कर सकते हो। क्या बोला? इन प्रेजेंट सिनेरियो, क्या बोलूंगा? दैट इज, क्या बोलूंगा? प्रेजेंट सिनेरियो, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी स्टोर्ड, ये स्टोर की जा सकती है विद द प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। दोनों चलते हैं ना, विद द प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। कैश कैरी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये क्या बन गया? द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। रिमेंबर, सेम देखो, लाइन नीचे सेम लिखी जाएंगे हमेशा, बस ऊपर वर्ड बदल जाएगा अगर फंक्शन लिख रहे हो तो। लैक वर्ड हट जाएगा, बस स्टोरेज ऑफ वैल्यू लिख दोगे डायरेक्टली। स्टोरेज ऑफ वैल्यू दिस द पॉइंट गाइस। ये कौन सा बना हमारे पास में कि भैया स्टोरेज फैसिलिटी कमी थी बार्टर के अंदर, वो प्रॉब्लम अब हमारे पास में ठीक हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। इसने ठीक कर दी। समझ में आया? ये बना हमारा थर्ड फंक्शन एंड थर्ड ड्रॉबैक। द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट में ड्रॉबैक भी, सेम पॉइंट में आपका फंक्शन भी है। रिपीट कर देता हूं, अगर एग्जामिनर फंक्शन पूछ रहा है लैक वर्ड मत लिखना, बाकी पार्ट सेम रहेगा। अगर एग्जामिनर ड्रॉबैक पूछ रहा है तो लैक वर्ड लिख दोगे और पूरा वर्ड सेम लिख दोगे। ये डिट्टो पार्ट, नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा, ये पार्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों के बारे में बात की है। और जब प्रोविजन हम अपने पॉइंट लिख के आते हैं तो उसमें हम दोनों कंपैरिजन दिखाना होता है हमको कि अच्छा पहले ये था अब ये हो गया। तो इसीलिए फंक्शन भी डिफाइन करने का तरीका यही होता है बेटा। रिमेंबर, यू कैन नॉट डिफाइन द फंक्शन विदाउट कंपेयरिंग द अदर पार्ट। आपको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सा पॉइंट रहने वाला है हमारे पास में। ये बना थर्ड फंक्शन, द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी एंड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, आता हूं फोर्थ के ऊपर, लास्ट के ऊपर। 4 ही करने होते हैं इसमें आपको, आराम से करेंगे वन बाय वन। जैसे हमने
नेशनल इनकम किया था ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़े थे, और हर पार्ट आपको आई थिंक मुझे जो रेस्पॉन्स बच्चों के मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सर एकदम एग्जैक्टली हमें हर एक न्यूमेरिकल का पोर्शन क्लियर हो गया। अब मेरे को इतनी खुशी मिलती है जब बच्चे बोलते हैं कि अब हमारे पास में सर बिन सिर्फ और सिर्फ किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाते हैं और अपने आप आंसर निकल जाता है। तो यही एक पैटर्न था। बेशक क्लास एक एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन हर चीज डिटेल में और कंसेप्ट क्लियर करके समझाने वाला हूं। आओ बात करते हैं। आइए गाइस, तो थर्ड हो गया, और लिखते हैं फोर्थ पार्ट। चलो, डी फंक्शन क्या है? डी फंक्शन में लिखो पहला लिखता हूं लैक ऑफ, ये लैक मतलब क्या है? ड्रॉबैक लिख रहा हूं, तो क्या बोलेगा? लैक ऑफ, लिखो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर, एक वर्ड आया डेफर्ड। अक्सर इकोनॉमिक्स में बच्चे शब्दों को छोड़ देते हैं। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर, एक इकोनॉमिक्स में, लॉ में, इसलिए दोनों पार्ट पढ़ाता हूं आपको मैं। इकोनॉमिक्स और लॉ में दोनों में वर्ड्स का, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको डेफर्ड का मीनिंग नहीं पता, यू कैन नॉट डिफाइन द कंसेप्ट, सिंपल सी बात। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ डेफर्ड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो वर्ड क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो यार डेफर्ड का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड डेफर्ड मीन्स होता है फ्यूचर। क्या बोलते हैं? द वर्ड डेफर्ड मीन्स बेटा क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर कहूं तुझे, फ्यूचर कहूं या कॉन्ट्रैक्चुअल? क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट बनाते ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आगे पूरा करेंगे, वो क्या था? फ्यूचर या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। सोच के देखो, बार्टर सिस्टम में फ्यूचर में पेमेंट करनी थी गुड्स के थ्रू, मनी तो था नहीं। तो बार्टर सिस्टम में फ्यूचर में जो पेमेंट करनी थी गुड्स सर्विसेज के थ्रू, क्या ये इतना आसान था? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, आपके पास में इतनी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी सबके पास में कि आप फ्यूचर की पेमेंट कर पाओ। और बात कर लेता हूं, एग्जांपल और सुन लो। सोचो, एक टाइम पीरियड में चलते हैं, पिक्चर में आता है पीछे। सोचो, मैं उस वक्त की बात करता हूं जब हमारे पास में बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था। मेरे पास में दो डॉग्स थे, ठीक है। वो दो डॉग को मैंने डिसाइड किया था कि मैंने क्या बात की थी कि दो कुत्ते देके मैं बदले में घोड़ा परचेज करने वाला था। सुनना, सोचो, आपस में सामने वाले ने डिसाइड भी कर लिया, ला भैया तू मेरा घोड़ा ले जा, अपने दो प्यारे कुत्ते दे जाना मुझे, ठीक है। सुनना ध्यान से। बट डिसाइड हुआ आज से 6 महीने बाद देके आएंगे, विल एक्सचेंज। हमने डिसाइड किया था 6 महीने बाद हॉर्सेस का और डॉग्स का क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। प्लीज टेल मी, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, बात आज हुई है, पेमेंट करोगे 6 महीने बाद, एक्सचेंज करोगे 6 महीने बाद। इज इट रियली फिजिबल? पहली बात तो स्टोरेज करना, बीमार हो गए तो भाई लाइफ स्टॉक है, पढ़ता हूं लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स है भाई, एनिमल्स हुआ, राशन हुआ, इन चीजों को लंबे समय तक वो स्टोर रहेंगी नहीं रहेंगी, वो एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगी, हाउ वुड यू नो? कैसे पता आप लोगों को? तो यही बोला, जो कमी थी वो ये थी कि स्टैंडर्ड पेमेंट्स के लिए, डेफर्ड में फ्यूचर पेमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के लिए क्या था? यहां पर बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी कमी थी। बट आज वही चीज आप मनी की इवोल्यूशन की हेल्प से, यू कैन स्टोर द मनी, इजीली स्टोर है, जब यूज करना है करो भाई, अकाउंट में पैसा पड़ा जब यूज करना है करो भैया। तो व्हाट इज दिस? इवोल्यूशन ऑफ मनी की हेल्प से अब आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी इजीली हो जाती है। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन इजीली अटेन द पार्ट, आप उसे आराम से अटेन कर सकते हो। तो वर्ड समझ में आ क्या बोला? तो लैक क्या थी? बार्टर सिस्टम में इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, बट थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ मनी इट इज प्रैक्टिकली फिजिबल टू पे दी डेफर्ड पेमेंट्स। क्लियर हो गया? आओ बात करते हैं, लिखते हैं, लिख लो बेटा, खत्म हो जाएगा फिर ये। क्या बोला? और फिर भी किसी को डाउट रहे, प्लीज मुझे जरूर मैसेज डाल देना, जरूर व्हाट्सएप कर देना, प्रॉपर आपके डाउट ले रहा हूं मैं, कुछ भी लगे मुझे भेज देना, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो क्या बोला? लिखो, नोट करो भैया, नोट करो, लिखो अंडर द बार्टर सिस्टम, अंडर द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या था? देयर वाज ए प्रॉब्लम, देयर वाज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। कनेक्ट कर देखो, दो तरीके होते हैं, एक होता है कनेक्ट करना, अब मैं पिछले पार्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। स्टोरेज की कमी थी इसलिए डेफर्ड पेमेंट नहीं हो पाया था, पॉसिबल नहीं था। क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू विच, ड्यू टू वाला होता है जिसकी वजह से, ड्यू टू विच देयर वाज ए लैक ऑफ
मेकिंग, लैक ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्चुअल या फ्यूचर पेमेंट्स, लैक ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्चुअल और क्या बोलेंगे इसको, फ्यूचर पेमेंट्स। कमी थी किसकी, कमी थी बेटा इसमें फ्यूचर पेमेंट करने की, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज का प्रॉपर ना हो पाना। रिमेंबर that was the biggest problem of making future payment. Even you have the livestock, even you have the goods, but if the payment should be made in the future, it is not practically feasible. Remember, practically attainable I can use the word feasible means उसे ग्रहण किया नहीं जा सकता, that means attain किया नहीं जा सकता था। तो लिखो but क्या हुआ बताना, क्या बनेगा अपोजिट वर्ड, अपोजिट लिखो, but लेकिन किंतु परंतु, but लेकिन किंतु क्या बोला, but the problem दिस प्रॉब्लम, बट सच प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कौन सी वाली, डैफर्ड पेमेंट करने वाली। इजी है नहीं मनी के थ्रू है प्रॉब्लम, लिखो वॉज रिजॉल्व, ये रिजॉल्व कर दी गई, वॉज रिजॉल्व बाय द इवोल्यूशन ऑफ मनी। जैसे ही मनी इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी के इवोल्यूशन से अब ये पार्ट और ज्यादा इजी हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब क्योंकि रीजन इज आज के दिन क्या है, एज लिखो एज इन द प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि आज के दिन में बात करें इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के दिन के अंदर इट इज इजी, इट इज फिजिबल, मतलब अटेनेबल। आज के दिन ये बड़ा आसान हो गया ना भैया, इट इज फिजिबल अटेनेबल टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स क्या हो गया, आज के दिन ये बड़ा आसान हो गया है क्या फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, कैसे, बाय द एडवांस मोड ऑफ मनी, बाय द एडवांस्ड मोड ऑफ मनी। आज के दिन जो पैसे की बात कर रहे हो, जो नए नए मीडियम आ चुके हैं उसकी हेल्प से अब ये बहुत आसान हो गया है कि आप फ्यूचर पेमेंट कर पाओ। दैट मींस जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, दैट इज रिजॉल्व बाय द इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड दैट इज द पॉइंट गाइस। यहां पर ये पार्ट खत्म होता है, यहां पर ये फंक्शंस एंड ड्रॉबैक इवोल्यूशन खत्म होता है। ये आपको अभी इतना ही करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी के बारे में। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इस पार्ट को। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं दिखाता हूं क्या कुछ पार्ट कर चुके। तो हमने कहा था, हमने 3 बातें की थी हम लोगों ने कि मैं स्टार्ट करूंगा आपके पास। फर्स्ट पार्ट कौन सा, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने फंक्शंस कर लिए हैं, हमने इवोल्यूशन को पढ़ लिया है, हमने ड्रॉबैक कर लिया है। ये 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर, ठीक है। ये मनी मेकिंग फर्स्ट क्लास थी, इसमें खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑल्सो, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम योर क्लास, इवन फॉर द फ्यूचर पार्ट ऑल्सो। फ्यूचर रेफरेंस में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं और इवन आपके एग्जाम में भी आते हैं। और जिस तरीके से मैं इस पार्ट को पढ़ाने वाला हूं वैसा तरीका आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, डैम श्योर फॉर दैट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ जा कौन सा, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, ओए कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा बाय, टेक केयर, बाय।